तीन बहू का अनोखा टापू। पकवान देख दंग रह जाएंगे आप। शाम का समय होता है। नदी किनारे बना छोटा सा ईंटों का घर हल्की सुनहरी धूप में चमक रहा होता है। दीवारों का पेंट जगह जगह से उखड़ा हुआ होता है। आंगन में पुरानी लकड़ी की टेबल रखी होती है जिस पर एग करी, रोटी, चावल और खीर सजी होती है। पूरा परिवार टेबल के चारों ओर बैठकर खाना खा रहा होता है। बाहर नदी की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही होती हैं और लकड़ी की नाव पानी में बंधी झूल रही होती है। मम्मी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, आगे पता नहीं क्या होगा। क्या हो गया बेटा? ऐसा भी कोई बड़ा पाप नहीं कर दिया तूने। जब प्यार किया है और शादी की है तो ये सब तो देखना ही पड़ेगा। हाँ मम्मी जी, इनको बात समझ ही नहीं आ रही। मैं तो इतनी हिम्मत करके अपना घर छोड़कर आ गई और इनको देखो कितना डर लग रहा है। शिल्पा, तेरी जैसी हिम्मत हर किसी लड़की में नहीं होती। हम जैसी साधारण लड़कियां तो ऐसा कदम कभी उठा ही नहीं पाती। दीदी, मैं बहुत निडर लड़की हूँ। हर स्थिति में अपने परिवार के साथ खड़ी रहती हूँ और जिनसे प्यार करती हूँ उनका साथ कभी नहीं छोड़ती। ये सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। शिल्पा लव मैरिज करके आई होती है, फिर भी पूरे परिवार ने उसे दिल से अपना लिया होता है। मुकुल और राघव नदी में मछली पकड़ने का काम करते हैं, जबकि मयंक नदी किनारे खेतों में खेती करता है। देखो भैया, हमारी शिल्पा तो हम सबसे ज्यादा बहादुर निकली। सही कह रहा है, नाव में तूफान आए तब भी शायद यही सबसे पहले चप्पू उठा ले। बिल्कुल, जरूरत पड़ी तो नाव भी मैं ही चला दूंगी। सब लोग जोर जोर से हंस पड़ते हैं। रात को मोहन जी और मधुबाला देवी अपने कमरे में बैठे होते हैं। मोहन जी धीरे से अब जेब से पुराना पर्स निकालते हैं। पर्स के अंदर एक अनजान आदमी की धुंधली फोटो और सोने का एक लॉकेट रखा होता है। आपने इसे अब तक संभाल कर क्यों रखा है? अब जाने भी दीजिए, कब तक उस आदमी को ढूंढते रहेंगे? अरे ऐसे कैसे? किसी इंसान की आखिरी अमानत है ये। हमारे लिए भले साधारण चीज हो, पर किसी और के लिए बहुत ही कीमती होगी। किसी अपने की आखिरी निशानी है। आप भी ना बड़े। मोहन जी लॉकेट को ध्यान से देखते हैं और फिर उसे वापस पर्स में रख लेते हैं। अगली सुबह दूसरी जगह नदी के बीचों बीच फैला विशाल हरा भरा टापू चांदनी सा चमक रहा होता है। दूर से एक बड़ी शिप धीरे धीरे किनारे आकर रुकती है। महंगे कपड़े पहने अर्जुन मल्होत्रा अपने 4 बॉडीगार्ड्स के साथ नीचे उतरता है। एक डीलर हाथ में फाइल लेकर उसके सामने खड़ा होता है। सर, इस पर साइन कर दीजिए, फिर ये पूरा टापू आपका हो जाएगा। ठीक है। अर्जुन फाइल पर साइन कर देता है। एक बॉडीगार्ड पैसों से भरा बैग डीलर को सौंप देता है। दोनों हाथ मिलाते हैं और सौदा पक्का हो जाता है। बधाई हो सर, ये टापू अब आपका है। ये जगह उम्मीद से भी ज्यादा खूबसूरत है। अर्जुन टापू पर धीरे धीरे चलता है। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराती है। चारों तरफ ऊंचे पेड़, पक्षियों की आवाजें और बहते पानी की मधुर आवाज सुनाई देती है। यहाँ मैं एक शानदार रेस्टोरेंट बनाऊंगा। ताजी हवा, नदी का नजारा और ये शांति, लोग दूर दूर से यहाँ आएंगे। सर, ये जगह सचमुच बहुत अलग है। अर्जुन दूर तक फैले टापू को देखता रहता है। उसकी आंखों में बड़े सपनों की चमक दिखाई दे रही होती है। कुछ देर बाद वो वापस शिप में बैठ जाता है और शिप धीरे धीरे पानी में आगे बढ़ जाती है। अगली शाम गांव का बाजार लोगों की आवाजों से गूंज रहा होता है। नेहा, प्रियंका और शिल्पा हंसते बोलते घर की ओर लौट रही होती हैं। उनके हाथों में सब्जियों, मसालों, तेल और कपड़ों से भरे कई थैले होते हैं। रास्ते में बच्चे खेल रहे होते हैं और गांव की औरतें बातें कर रही होती हैं। तभी सड़क किनारे काली गाड़ियों के पास खड़े कुछ बॉडीगार्ड्स किसी लड़की की तस्वीर देखकर इधर उधर तलाश कर रहे होते हैं। ध्यान से देखो मैडम, कहीं देखा इसे? अचानक एक बॉडीगार्ड की नजर शिल्पा पर पड़ती है। वो नेहा और प्रियंका के साथ हंसते हुए चल रही होती है। बॉडीगार्ड की आंखें चमक उठती हैं और वो तुरंत मोबाइल निकालकर फोन मिलाता है। सर, आपकी बेटी मिल गई है। ये रामपुर गांव में है और यही इसका पूरा परिवार रहता है। देखता हूँ कितनी हिम्मत है उसमें जिसने मेरी बेटी से भागकर शादी की। जी सर, अभी लेकर आते हैं। उसी क्षण शिल्पा की नजर गाड़ियों पर पड़ती है। वो घबरा कर रुक जाती है और बॉडीगार्ड्स को पहचान लेती है। दीदी, जल्दी चलो, ये मेरे घर के बॉडीगार्ड हैं, मुझे लेने आए हैं। क्या? जल्दी भागो, सामान कस के पकड़ो और दौड़ो। तीनों बहुएं थैले संभालते हुए तेजी से गांव की गलियों में भागती हैं और कुछ ही देर में अपने छोटे से घर में पहुंच जाती हैं। अंदर मयंक, मुकुल और राघव बैठे बातें कर रहे होते हैं। क्या हुआ? तुम तीनों इतनी हाफ क्यों रही हो? पापा ने बॉडीगार्ड भेज दिए हैं, वो हमें पकड़ने आ गए हैं। तभी बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आती है। 6-7 बॉडीगार्ड्स घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तीनों बेटे तुरंत बाहर निकल आते हैं। मैडम को हमारे साथ चलना होगा। कोई मेरी पत्नी को हाथ लगाकर तो देखो। अगले ही पल लड़ाई शुरू हो जाती है। मयंक और मुकुल बॉडीगार्ड से भिड़ जाते हैं। राघव एक बॉडीगार्ड को धक्का देकर गिरा देता है। नेहा और प्रियंका आंगन में खड़ा डंडा उठाकर एक एक बॉडीगार्ड के सिर पर मार देती हैं। शिल्पा भी साहस जुटाकर पीछे से एक बॉडीगार्ड को धक्का देती है।
कुछ बॉडीगार्ड जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। तभी दूर से और गाड़ियों की हेडलाइट्स दिखाई देने लगती हैं। जल्दी चलो, और लोग आ रहे हैं। सब लोग नाव की तरफ चलो। पूरा परिवार दौड़ते हुए नदी के किनारे पहुंचता है। लकड़ी की छोटी नाव रस्सी में बंधी होती है। सब लोग जल्दी जल्दी नाव में बैठ जाते हैं और मुकुल रस्सी खोल देता है। उसी समय 2 और गाड़ियां आकर रुकती हैं। बॉडीगार्ड उतरकर किनारे की ओर भागते हैं। रुक जाइए, मालिक ने बुलाया है। मैडम वापस चलिए, मालिक बहुत नाराज हो जाएंगे। नाव धीरे धीरे पानी के बीच पहुंचने लगती है। शिल्पा पीछे मुड़कर किनारे की ओर देखती है। मेरे पापा से कह देना, अब मैं उनसे कभी नहीं मिलने वाली। नाव पानी में दूर निकल जाती है। किनारे पर खड़े बॉडीगार्ड्स बेबस होकर देखते रह जाते हैं। उसी समय शहर के एक बड़े आलीशान बंगले में चमचमाती रोशनी फैली होती है। शिल्पा के पिता गुस्से में फोन पकड़े खड़े होते हैं। सर, मैडम नाव में बैठकर निकल गई। उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और कहा कि अब वो आपसे कभी नहीं मिलेंगी। ये सुनते शिल्पा के पिता गुस्से से फोन जमीन पर फेंक देते हैं। आज से मेरी बेटी मेरे लिए मर चुकी है। मैंने उसकी शादी के कितने सपने देखे थे और उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया। ऐसा मत कहिए। आज के बाद इस घर में उसका नाम भी नहीं लिया जाएगा, और अगर तुमने उसकी खबर निकालने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। शिल्पा की मां रोते हुए कुर्सी पर बैठ जाती हैं। उधर नदी के बीच नाव डगमगा रही होती है। आसमान में सूरज ढल रहा होता है और चारों तरफ गहरा पानी होता है। पता नहीं नदी हमें कहाँ ले जाएगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें जल्दी कोई किनारा ढूंढना होगा। पानी धीरे धीरे और गहरा होने लगता है। दूर धुंध में एक टापू जैसा आकार दिखाई देता है। वो देखो, सामने कोई टापू है। कुछ देर वहीं रुक जाते हैं, जल्दी पहुंचना होगा। दोनों भाई तेजी से नाव चलाने लगते हैं। तेज चप्पुओं से पानी में बड़ी लहरें उठने लगती हैं। लकड़ी की हल्की नाव जोर जोर से हिलने लगती है। अचानक एक बड़ी लहर नाव से टकराती है। संभालो। नाव पलट जाती है। सब लोग पानी में गिर पड़ते हैं। मधुबाला देवी और मोहन जी तैरना नहीं जानते होते हैं। तीनों बेटे घबराकर उन्हें पकड़ लेते हैं। नेहा, प्रियंका और शिल्पा एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लेती हैं। सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और चैन बना लेते हैं। तेज लहरों से संघर्ष करते हुए टापू की ओर तैरने लगते हैं। पानी उनके मुंह और आंखों में भर रहा होता है। सांसें टूटने लगती हैं। बहुत कठिन संघर्ष के बाद वे किसी तरह टापू के रेतीले किनारे तक पहुंच जाते हैं। जैसे वो सब जमीन पर गिरते हैं, थकान और पानी के कारण एक एक करके बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह हल्की सुनहरी धूप धीरे धीरे टापू पर फैल रही होती है। समुद्र की ठंडी हवा पेड़ों के पत्तों को हिला रही होती है। लंबे लंबे नारियल और ताड़ के पेड़ खड़े होते हैं। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी फैला होता है। परिवार वालों की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। सब लोग घबरा कर उठते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। हम कहाँ आ गए? दूर दूर तक सिर्फ पानी ही दिखाई दे रहा है। ये तो कोई अनजान जगह लग रही है। क्या हम सच में बच गए हैं? सभी लोग गोल घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें कहीं भी अपना गांव या किनारा दिखाई नहीं देता। आखिर ये कौन लोग थे जो छोटी बहू को पकड़ रहे थे, और ऐसी क्या मजबूरी थी इन सबको अपना घर छोड़कर भागना पड़ा? शहर का एक बड़ा आलीशान बंगला दिखाई देता है। राघव वहां ड्राइवर और नौकर का काम कर रहा होता है। शिल्पा कई सालों से उसे पसंद कर रही होती है। एक दिन वो हिम्मत करके अपने पिता के सामने खड़ी होती है। पापा, मैं राघव से शादी करना चाहती हूँ। तू पागल हो गई है क्या? घर के नौकर से तेरी शादी कर दूं? तेरी शादी बड़े खानदान में होगी। नहीं पापा, मुझे उसी से शादी करनी है। शिल्पा के पिता गुस्से में उसे जोर से थप्पड़ मार देते हैं। दोबारा ये नाम मत लेना, ये सब अपने दिमाग से निकाल दे। रोती हुई शिल्पा अपने कमरे में चली जाती है। रात गहरी हो जाती है। पूरे घर में सन्नाटा होता है और बाहर बॉडीगार्ड्स पहरा दे रहे होते हैं। शिल्पा चुपके से कपड़े बैग में रखती है और धीरे धीरे कमरे से निकल जाती है। वो पहरेदारों से बचते हुए बंगले से बाहर आ जाती है। कुछ देर बाद वो राघव के घर के बाहर खड़ी फोन करती है। राघव, जल्दी बाहर आओ, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ। तुम पागल हो गई हो क्या? यहाँ कैसे आ गई? राघव बाहर आता है। दोनों रात के अंधेरे में गांव के छोटे मंदिर पहुंचते हैं और वहां शादी कर लेते हैं। शादी के बाद राघव शिल्पा को अपने गांव ले आता है। उधर बंगले में सुबह हड़कंप मच जाता है। शिल्पा कहाँ चली गई? उसने मेरी मर्जी के खिलाफ भागकर शादी कर ली। गुस्से में वो बॉडीगार्ड्स को पूरे इलाके में तलाश करने भेजते हैं। ये तो सच में एक टापू है। अब हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? क्या हमारी नदी इतनी दूर तक आती थी? हमें तो कभी पता ही नहीं था। न जाने हम यहाँ कैसे पहुँच गए। नाव भी डूब गई और यहाँ से निकलने का कोई सहारा नहीं है। पहले कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। पिछले 2 दिन से हमने कुछ नहीं खाया। मधुबाला देवी और मोहन जी बैठकर रोने लगते हैं। अब हम क्या करेंगे? पापा जी, रोने से कुछ नहीं होगा। जब तक कोई हमें ढूंढने नहीं आता, हमें यहीं रहना होगा। शायद यही अब हमारी दुनिया है।
तीनों बेटे और तीनों बहुएं अलग अलग दिशाओं में टापू के अंदर खोज करने निकल जाते हैं। कुछ देर बाद उन्हें नारियल के पेड़ दिखाई देते हैं। नेहा नीचे गिरे नारियल इकट्ठा करती है। प्रियंका को जंगली सिंघाड़े मिल जाते हैं। शिल्पा पेड़ों से अमरूद जैसे जंगली फल तोड़ती है। मयंक को जामुन के पेड़ मिल जाते हैं और मुकुल कुछ कच्चे केले ढूंढ लाता है। देखो, यहाँ खाने की चीजें तो मिल रही हैं। सभी लोग रेत पर बैठकर नारियल का पानी पीते हैं, जामुन, सिंघाड़े और जंगली फल खाते हैं। भूख थोड़ी शांत होने लगती है। अब रात रुकने का इंतजाम करना पड़ेगा, खुले में सोएंगे तो परेशानी होगी। सब लोग टापू में फैली सूखी बांस जैसी डंडियां और लकड़ियां इकट्ठा करने लगते हैं। वे उन्हें एक जगह जमा करके झोपड़ी का ढांचा बनाते हैं। बड़े बड़े नारियल के पत्तों को दीवार और छत की तरह बांध देते हैं। धीरे धीरे शाम होने लगती है। सूरज समुद्र में डूबने लगता है और उनकी छोटी सी पत्तों की झोपड़ी तैयार हो जाती है। हम वहां भी मछली पकड़ते थे, चलो यहाँ भी कोशिश करते हैं। राघव और मुकुल एक लंबी डंडी लेते हैं। उनके सिरे पर सिंघाड़ा फंसाकर पानी में डालते हैं। कुछ देर बाद उन्हें 3-4 छोटी मछलियां मिल जाती हैं। उधर तीनों बहुएं 4 लकड़ी जमा करके छोटा चूल्हा बनाती हैं। वे ईंटों के टुकड़े रगड़कर चिंगारी निकालने की कोशिश करती हैं और सूखी घास रख देती हैं। कई कोशिशों के बाद हल्की आग जल उठती है। जल गई, जल्दी लकड़ियां डालो। वे मछलियों को लकड़ी की सीक में फंसाकर आग पर सेकने लगती हैं। रात होते होते पूरा परिवार अपने नए पत्तों वाली झोपड़ी के अंदर बैठ जाता है। सब लोग चुपचाप भुनी मछली और फल खाते हैं। टापू पर आए कई दिन बीत चुके होते हैं। अब परिवार धीरे धीरे उसी टापू के हिसाब से रहना सीख रहा होता है। सबसे बड़ी परेशानी बर्तनों की होती है। वे जो नारियल पीकर फेंक देते हैं, उन्हें धोकर ऊपर से काट लेते हैं। नारियल का खोखा अब उनके लिए छोटी कढ़ाई और कटोरे का काम करता है। तीनों बहुएं के पास बैठ जाती हैं। देखो दीदी, ये बिल्कुल छोटी कढ़ाई जैसा लग रहा है। अब यही हमारे बर्तन है। टापू के तालाब से मिली कमल ककड़ी को धोकर पतले गोल टुकड़े में काटा जाता है। नारियल के खोखे में पानी डालकर उसमें कमल ककड़ी पकाई जाती है। धीरे धीरे सब्जी गाढ़ी होने लगती है और हल्की सुगंध फैल जाती है। सब्जी तो तैयार हो गई, लेकिन रोटी का क्या करें? बिना रोटी के पेट कैसे भरेगा? सब लोग टापू में इधर उधर कुछ खाने लायक ढूंढने निकल पड़ते हैं। अभी मयंक को दूर एक जगह बाजरे जैसा पौधा दिखाई देता है। अरे, यहाँ तो बाजरा उगा हुआ है। वे बालियां तोड़कर झोपड़ी तक लाते हैं। एक सपाट पत्थर पर दाने रखकर दूसरे पत्थर से पीसना शुरू करते हैं। धीरे धीरे मोटा बाजरे का आटा निकल आता है। बहुएं उसे बड़े पत्तों पर इकट्ठा कर लेती हैं। मोटे बाजरे के आटे में थोड़ा पानी मिलाकर हाथ से दबाकर छोटी छोटी टिक्की बनाई जाती है। फिर उन्हें गर्म पत्थर पर रखकर दोनों तरफ से सेका जाता है। रोटी तैयार होती है। पूरा परिवार जमीन पर पत्ते बिछाकर बैठता है और बाजरे की रोटी को कमल ककड़ी की सब्जी के साथ खाने लगता है। यहाँ आने के बाद तो रोज नए नए पकवान मिल रहे हैं। ये सब हमने पहले कभी खाया ही नहीं था। अब जैसी जगह है वैसा ही खाना पड़ेगा। साधारण रोटी सब्जी भूल जाओ, अब तो टापू वाले अनोखे पकवान ही खाने पड़ेंगे। सब लोग हंस पड़ते हैं। मुश्किलों के बीच भी उनके चेहरों पर उम्मीद दिखाई देने लगती है। अगले दिन टापू पर नमक, मिर्च और मसाले नहीं होते। मुकुल समुद्र का पानी एक बड़े नारियल के खोखे में भरकर धूप में रख देता है। कुछ घंटों बाद पानी धीरे धीरे सूखने लगता है और नीचे सफेद नमक की परत जम जाती है। वे ऊपर का पानी फेंक देते हैं और नीचे बचा नमक निकालकर पत्ते पर सुखा लेते हैं। अब हमारे पास अपना नमक है। शाम को बहू खाने की तैयारी करती है। सिंघाड़ों को छीलकर टुकड़ों में काट देती है। नारियल सब लोग एक साथ खाते हैं। अरे वाह, मजा ही आ गया। ये खाना है तो अनोखा पर स्वाद भरा है। अगली सुबह बहू कुछ नया ट्राई करती है ताकि सब लोग एक ही खाना खाकर पक न जाएं। वो कमल के पत्तों को धोकर उन पर बाजरे के आटे की पतली परत लगा देती है। पत्ते को मोड़कर आग के पास रखे गर्म पत्थरों पर भाप में पकाती है। पकने पर पत्ता खोलने पर अंदर नरम बाजरे की परत और बाजरा रोल तैयार हो जाता है। ये तो बिल्कुल किसी बड़े होटल की डिश लग रही है। बहू ने तो टापू भी नहीं छोड़ा, यहाँ भी रोज नए नए पकवान बनाती है। सब हंसने लगते हैं। टापू के किनारे मिले मखानों को धूप में सुखाया जाता है। फिर पत्थर पर बारीक पीसकर नारियल के खोखे में पानी डालकर मखाना पाउडर मिला देता है। मिठास के लिए पेड़ों से मिला जंगली मीठा फल और थोड़ा रस डाल देते हैं। धीमी आग पर पकने पर मिश्रण गाढ़ा होकर खीर जैसा बन जाता है। बिना दूध की खीर भी कितनी स्वादिष्ट बन सकती है। वाह, मजा ही आ गया। अब धीरे धीरे वो रोज कुछ अलग बनाती और अपने परिवार वालों को देती है। अगली सुबह मछली को साफ करके उस पर समुद्री नमक डालकर फिर उसे नारियल के पत्तों और राख के बीच दबाकर धीमी आग पर पकाती है। ये तो पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट लग रही है। शाम को झोपड़ी के बाहर नारियल के पत्तों की छाया पड़ रही होती है। पूरा परिवार जमीन पर बैठा अपने अनोखे पकवान खा रहा होता है।
बाजरे की रोटी, कमल ककड़ी की सब्जी, सिंगाड़ा सब्जी, कमल पत्ता रोल, मखाना खीर और मछली। लगता है हम टापू के असली शेफ बन गए हैं। अगर गांव वाले ये खाना देख लें तो हैरान रह जाएं। भगवान ने हमें यहाँ भेजा जरूर है, पर जीना भी सिखा दिया। दूर सूरज ढल रहा होता है, मुसीबतें अभी खत्म नहीं होती, लेकिन परिवार के दिल में पहली बार ये विश्वास जन्म लेता है कि वे इस टापू पर नई जिंदगी बना सकते हैं। टापू पर आए कई हफ्ते बीत चुके होते हैं। अब परिवार को वहाँ की जिंदगी की आदत पड़ने लगती है। सुबह होते ही मुकुल और राघव समुद्र के किनारे चले जाते हैं। साफ पानी में छोटी छोटी मछलियां और झींगे तैरते दिखाई दे रहे होते हैं। दोनों हाथ से बुने जाल और लकड़ी की टोकरी लेकर पानी में उतरते हैं। देखो राघव, आज तो बहुत सारे झींगे मिल गए। अब तो झींगा पकड़ने में भी हम उस्ताद हो गए हैं। वे झींगे और मछलियां लेकर झोपड़ी के पास लौट आते हैं। तीनों बहुएं नारियल के खोखों में पानी भरकर उन्हें धोती हैं, फिर लकड़ी की सीक में फंसाकर आग पर सेकती हैं। झींगे लाल होने लगते हैं और मछली की खुशबू चारों ओर फैल जाती है। गांव के लोग हमें गरीब कहते थे, यहाँ तो रोज समुद्री दावत मिलती है। हाँ, अब बाजरे की रोटी और झींगा हमारा नया शाही खाना है। बस कोई मिठाई भी मिल जाए तो टापू का होटल खोल दें। पूरा परिवार जमीन पर पत्ते बिछाकर बैठता है और हंसते हंसते खाना खाने लगता है। कुछ देर बाद मोहन जी एक पत्थर पर बैठे होते हैं। उनके हाथ में वही पुराना पर्स होता है। वे उसमें रखी फोटो और सोने का लॉकेट निकालकर ध्यान से देख रहे होते हैं। इतना बड़ा हादसा हुआ, हम पानी में डूब गए, फिर भी ये फोटो और लॉकेट आपकी जेब से नहीं खोया। पता नहीं, लगता है भगवान सच में चाहते हैं कि इसका असली मालिक मुझे मिले। यह हमेशा मेरी जेब में रहता है। पानी में डूबने के बाद तो हो जाना चाहिए था, लेकिन बच गया। शायद ये कोई इशारा है। आप भी ना कैसी कैसी बातें करते रहते हो। मोहन जी लॉकेट को फिर से पर्स में रख देते हैं और समुद्र की ओर देखने लगते हैं। एक दिन दोपहर के समय दूर समुद्र में एक बड़ी शिप दिखाई देती है। परिवार घबराकर खड़ा हो जाता है। शिप धीरे धीरे किनारे लगती है और कुछ लोग कैमरे और बैग लेकर नीचे उतरते हैं। आप लोग कौन हैं? हम टूरिस्ट हैं, यहाँ घूमने आए हैं। घूमने आए हैं तो घूमने दो, ये टापू सिर्फ हमारा थोड़ी है। टूरिस्ट परिवार टापू पर घूमने लगता है। वे पेड़ों, समुद्र और झोपड़ी को देखकर हैरान हो रहे होते हैं। परिवार थोड़ी दूरी बनाकर उन्हें डरते डरते देख रहा होता है। देखो, यहाँ लोग रहते भी हैं। कहीं ये आदिवासी तो नहीं? वे चुपके चुपके परिवार की तस्वीरें लेने लगते हैं। कुछ देर बाद वे अपने साथ लाया हुआ खाना निकालकर किनारे बैठकर खाने लगते हैं। केले के छिलके, फल के बीज और हरी मिर्च के डंठल वहीं रेत पर फेंक देते हैं। बचा हुआ खाना भी छोड़कर वे वापस शिप में बैठ जाते हैं और चले जाते हैं। कुछ दिन बाद बारिश होती है। जहाँ टूरिस्ट खाना फेंक के गए थे वहाँ छोटी छोटी हरियाली उगने लगती है। धीरे धीरे केले का पौधा निकल आता है। एक छोटा मिर्च का पौधा भी उगाता है और कुछ फलदार पौधों में पत्तियां आने लगती हैं। एक सुबह तीनों बहुएं टापू पर घूम रही होती हैं कि अचानक नेहा रुक जाती है। अरे, यहाँ मिर्च उग रही है और ये केले का पौधा, ये यहाँ आया कहाँ से? मुझे लगता है उस दिन जो टूरिस्ट आए थे उन्होंने जो खाना फेंका था उसी से ये पौधे उग गए होंगे। अरे वाह, मतलब यहाँ खेती भी हो सकती है। हमें यहाँ खेती शुरू करनी चाहिए। जब तक हम यहीं हैं अपने खाने का इंतजाम खुद करना होगा। लेकिन खेती कैसे करेंगे? जैसे आप लोगों ने वहाँ नाव बनाई थी वैसे ही यहाँ भी बनाकर देख लो। लकड़ी इतनी मजबूत नहीं है, पता नहीं काम चलेगा या नहीं। कोशिश तो करो। अगर छोटी नाव बन गई तो कोई एक आदमी पास के गांव से और बीज या सब्जियां भी ला सकता है। अगली सुबह तीनों भाई मोटी मोटी लकड़ियां और नारियल की रस्सियां इकट्ठा करके नाव बनाने में लगे होते हैं। वे डंडियों को कसकर बांधते हैं और ऊपर चौड़े तख्ते जैसी लकड़ियां लगाते हैं। कई घंटों की मेहनत के बाद अब छोटी सी नाव तैयार हो जाती है। फिर वे लंबी लकड़ी को तराश कर चप्पू भी बना लेते हैं। आखिरकार नाव बन ही गई। हाँ, अब शायद हम किसी गांव तक पहुंच सकें। पहले देख लेते हैं कि ये पानी में टिकती भी है या नहीं। तीनों भाई नाव में बैठने की कोशिश करते हैं। नाव जोर से डगमगाने लगती है और पानी अंदर आने लगता है। अरे, ये तो हमारा वजन ही नहीं संभाल पा रही। लगता है एक बार में सिर्फ एक ही आदमी जा सकता है। मैं जाता हूँ, मुझे तैरना आता है। राघव सावधानी से नाव में बैठता है और धीरे धीरे चप्पू चलाते हुए समुद्र की ओर बढ़ जाता है। किनारे पर खड़ा परिवार चिंता से उसे देखता रहता है। समुद्र के बीच पहुंचते ही लहरें तेज होने लगती हैं। हल्की नाव ऊपर नीचे उछलने लगती है। अचानक एक बड़ी लहर नाव से टकराती है और नाव पलट जाती है। अरे, और उसे सीधा करने की कोशिश करता है। काफी संघर्ष के बाद वो नाव को संभाल लेता है और पास के किनारे की ओर तैरते हुए पहुंच जाता है। कुछ देर बाद राघव एक छोटे गांव के खेतों तक पहुंचता है। वहां तरह तरह की सब्जियां लगी होती हैं। वो जल्दी जल्दी कुछ सब्जियां तोड़कर कपड़े की पोटली में भरने लगता है। बस इतना काफी है। वो पोटली लेकर फिर से नाव में बैठता है और टापू की ओर लौटने लगता है। इस बार नाव में सब्जियों का वजन भी होता है। बीच समुद्र में नाव फिर डगमगाती है और अचानक दोबारा पलट जाती है।
सब्जियां पानी में तैर कर इधर उधर फैल जाती हैं। नहीं, ये सब बह जाएंगी। वो तैर कर एक एक सब्जी पकड़ता है, उन्हें फिर से पोटली में भरता है और किसी तरह नाव और पोटली दोनों को खींचते हुए टापू तक पहुंच जाता है। शाम तक राघव पूरी तरह भीगा हुआ टापू पर लौटता है। परिवार उसे देखकर दौड़कर उसके पास आता है। आप तो नाव से गए थे, इतने भीगे कैसे? नाव बहुत हल्की थी, मैं तो डूबते डूबते बचा हूँ। बड़ी मुश्किल से ये सब्जियां बचा कर लाया हूँ। तो अब हम दोबारा गांव जा सकते हैं? नहीं, इतनी छोटी नाव से दोबारा जाना जान जोखिम में डालना होगा। कोई बात नहीं, जितना मिल गया उतना ही बहुत है। अब हम यही खेती शुरू करेंगे। तीनों बहुएं सब्जियों को धोती हैं और आधी सब्जियां खाने के लिए अलग रख देती हैं। बाकी बीज निकालती हैं। वे टमाटर, लौकी, बैंगन, भिंडी, कद्दू, तरोई और मिर्च के बीज छोटी छोटी क्यारियों में बो देती हैं। मयंक लकड़ी से बनी मिट्टी खोदकर क्यारियां बनाता है और मुकुल नारियल के खोल से पानी डालता है। उस रात खाने के लिए नई नई टापू वाली रेसिपीज बनाई जाती हैं। ताजा नारियल तोड़कर उसकी सफेद मलाई निकाली जाती है। बाजरे की मोटी रोटी पर मलाई फैलाकर उसे रोल की तरह मोड़ा जाता है और गर्म पत्थर पर हल्का सेका जाता है। लो, आज नई डिश तैयार है। झींगों को धोकर बड़े पत्तों में लपेटा जाता है और गर्म राख में दबाकर पकाया जाता है। खोलते ही भाप और खुशबू निकलती है। जंगली फलों को छोटे टुकड़ों में काटकर हल्का धुआं दिया जाता है और समुद्री नमक छिड़क दिया जाता है। अब तो हमें होटल खोलना चाहिए। नारियल के पानी में छोटी मछली के टुकड़े डालकर उबालकर ऊपर से सुखाए हुए पत्तों का चूरा डाल देते हैं। पूरा परिवार पत्तों की थालियों में खाना लेकर बैठता है और हंसते बोलते खाता है। धीरे धीरे टापू की जिंदगी उन्हें अपनाने लगती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। उनके पुराने कपड़े फटने और मैले होने लगते हैं। उनमें बदबू आने लगती है। तब बहुएं बड़े बड़े चौड़े पत्ते इकट्ठा करती हैं। वे पत्तों को पतली रस्सियों से जोड़कर कमरबंद, ओढ़नी और छोटे वस्त्र बना देती हैं। अब यही हमारे नए कपड़े हैं। सच में हम तो टापू वाले लोग बन गए हैं। रात होते ही वे झोपड़ी के बाहर चारों कोनों में मशाले जला देते हैं ताकि जंगली जानवर पास न आए। मयंक ने नुकीली लकड़ी का भाला बनाया होता है। मुकुल ने पत्थर बांधकर हथौड़े जैसा औजार और राघव ने लंबी डंडी का भाला तैयार किया होता है। अगर कोई जानवर आए तो सब साथ रहना। पत्तों के कपड़ों में बैठा परिवार आग के पास सिमटा होता है। अगली सुबह तीनों बहुएं झोपड़ी के सामने खुले आसमान के नीचे चूल्हा जलाकर खाना बना रही होती हैं और धुआं फैला होता है। नेहा नारियल के खोखे में सूप हिला रही होती है। प्रियंका बाजरे की रोटी सेक रही होती है और शिल्पा समुद्री झींगे आग पर पका रही होती है। अरे देखो, वहाँ एक बहुत बड़ी शिप हमारी तरफ आ रही है। सच में इतनी बड़ी शिप मैंने कभी नहीं देखी। कहीं कोई लोग यहाँ कब्जा करने तो नहीं आ रहे? तीनों बहुएं तुरंत खाना छोड़ देती हैं। मयंक, मुकुल और राघव दौड़कर बाहर आते हैं। वे अपने बनाए हुए भाले, लकड़ी के डंडे और पत्थर वाले हथियार उठा लेते हैं। पूरा परिवार एक साथ खड़ा हो जाता है। आज सबने अपने वही पुराने गांव वाले कपड़े पहन रखे होते हैं। शिप धीरे धीरे किनारे लगती है। सबसे पहले कुछ बॉडीगार्ड्स उतरते हैं। उनके पीछे महंगे कपड़ों में अर्जुन मल्होत्रा और उसकी पत्नी नीचे आते हैं। बॉडीगार्ड्स चारों तरफ नजर दौड़ाने लगते हैं। तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा टापू है। ये तुम्हारा टापू कैसे हुआ? हम यहाँ रहते हैं, खाना बनाते हैं और यही हमारा घर है। हमारी झोपड़ी और रसोई यही है। ये हमारा टापू है। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? मैंने ये टापू पिछले साल खरीदा था। तब यहाँ कुछ भी नहीं था, न घर न रसोई। तुम लोग यहाँ कैसे आए? बेटा, हम मुसीबत में फंसकर यहाँ तक पहुँच गए थे। वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हमने यहीं अपना जीवन बसाना शुरू कर दिया। बात करते करते मोहन जी की जेब से पुराना पर्स नीचे गिर जाता है। पर्स खुल जाता है। उसमें से एक पुरानी फोटो और सोने का लॉकेट रेत पर गिर पड़ता है। अर्जुन की नजर अचानक उस फोटो पर टिक जाती है। वो झुककर उससे उठाता है और ध्यान से देखता है। उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। ये तो मेरे पापा की फोटो है और ये लॉकेट भी उन्हीं का है। पूरा परिवार एक दूसरे की ओर देखने लगता है। क्या तुम राघव मल्होत्रा के बेटे हो? हाँ, मैं राघव मल्होत्रा का बेटा हूँ। अर्जुन, लेकिन आप कौन हैं? मेरे पिताजी की फोटो और लॉकेट आपके पास कैसे आए? कहीं तुम लोग चोर तो नहीं? अर्जुन के इशारा करते ही बॉडीगार्ड्स बंदूकें निकाल लेते हैं और पूरे परिवार को चारों ओर से घेर लेते हैं। बहुएं डरकर पीछे हट जाती हैं। मधुबाला देवी कांपने लगती हैं। हे भगवान, ये लोग हमें मार तो नहीं देंगे? सब शांत रहो। अर्जुन फोटो हाथ में कसकर पकड़े हुए मोहन जी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। सच सच बताओ, मेरे पिताजी की फोटो तुम्हारे पास क्यों है? बेटा, पहले मेरे परिवार को छोड़ दो, मैं तुम्हें सब सच बताऊंगा। हम में से कोई चोर नहीं है, हम चोर नहीं हैं। जल्दी बोलो वरना मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। मोहन जी बताना शुरू करते हैं।
कई साल पहले की बात होती है। सुबह का समय होता है, समुद्र पर हल्की धुंध छाई होती है। मोहन जी अपनी लकड़ी की नाव लेकर गहरे पानी में जाल बिछा रहे होते हैं। समुद्र शांत दिखाई दे रहा होता है। तभी अचानक पानी में हलचल शुरू होने लगती है। दूर से एक बहुत बड़ी शिप लहरों पर डगमगाती हुई आती दिखाई देती है। अरे, ये पानी अचानक इतना उफान क्यों मार रहा है? देखते ही देखते समुद्र में सुनामी जैसी ऊंची लहर आती हैं। शिप जोर से हिलती है और कुछ ही क्षणों में पलट जाती है। लोग चीखने लगते हैं। कोई पानी में डूब रहा होता है, कोई मदद के लिए हाथ फैला रहा होता है। बचाओ, हमें बचाओ! मोहन जी बिना अपनी जान की परवाह किए एक एक करके लोगों को पानी से बाहर निकालने लगते हैं। कुछ और तैरना जानने वाले लोग भी उनकी मदद कर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक आदमी गहरे पानी में डूबता दिखाई देता है। वे पूरी ताकत लगाकर उसे खींचकर नाव तक ले आते हैं। उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही होती हैं। ये मेरी आखिरी निशानी है, इसे मेरे बेटे तक पहुंचा देना। अगर वो तुम्हें कभी मिले, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। वो कांपते हाथों से अपना पर्स मोहन जी को दे देता है, फिर गले से सोने का लॉकेट निकालकर उनके हाथ में रख देता है। नहीं भाई, हिम्मत रखो, तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन अगले ही पल वो आदमी मोहन जी की गोद में दम तोड़ देता है। वो स्तब्ध बैठे रह जाते हैं। ये कौन थे? मैं तो इन्हें जानता भी नहीं। इनके बेटे को कैसे ढूंढूंगा? इन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर क्यों छोड़ दी? मोहन जी उस पर्स और लॉकेट को अपनी छाती से लगाकर रख लेते हैं। उसी दिन से वे जहां भी जाते उन्हें अपनी जेब में साथ लेकर जाते, इस उम्मीद के साथ कि कभी न कभी उसका असली मालिक मिल जाएगा। दूसरी ओर शहर में कालीशान घर के बाहर पुलिस की गाड़ी रुकती है। उसके पिता की डेड बॉडी सामने होती है। अर्जुन और उसकी मां रो रहे होते हैं। एक मछुआरे ने आपके पति को बचाने की बहुत कोशिश की थी। वो उन्हें पानी से बाहर भी लेकर आया था, लेकिन आपके पति बच नहीं पाए। कम से कम इस दुनिया में कुछ लोग अभी भी अच्छे हैं। उन्होंने कोशिश तो की। बेटा, अगर वो इंसान तुम्हें कभी मिले तो उसकी मदद जरूर करना। ठीक है मम्मी, मैं वादा करता हूँ। कुछ समय बाद अर्जुन की मां का भी निधन हो जाता है। उसके बाद अर्जुन सालों तक उस अनजान मछुआरे को ढूंढता रहता है, लेकिन उसे वो कभी नहीं मिलता। समुद्र किनारे खड़ा अर्जुन नम आंखों से जी को देख रहा होता है। तो आप वही मछुआरे हैं जिन्होंने मेरे पापा को बचाने की कोशिश की थी? हाँ बेटा, मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाया। अंकल, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझ लिया। बेटा, ये तुम्हारे पापा की आखिरी निशानी है। ये तुम्हारी अमानत है। अब इसे अपने पास रखो। पापा हमेशा कहते थे कि लोगों की मदद करनी चाहिए। वो भी किसी अच्छे काम के लिए जा रहे थे, फिर भी भगवान ने उन्हें मुझसे छीन लिया। वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें भर आती हैं। अंकल, आंटी, आप लोग यहाँ नहीं रह सकते। ये टापू हमारा जरूर है, लेकिन आपने हमारे परिवार के लिए इतना बड़ा काम किया है। अब हमारी बारी है आपकी मदद करने की। कल आप सब हमारे साथ शहर चलिए। बेटा, हम तुम्हारे ऊपर बोझ बन जाएंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। पूरा परिवार एक दूसरे की ओर देखता है। वे अर्जुन की बड़ी शिप में बैठ जाते हैं और टापू को पीछे छोड़कर शहर की ओर चल पड़ते हैं। शहर में पहुंचते ही अर्जुन मोहन जी के परिवार के लिए छोटा लेकिन सुंदर सा घर खरीदता है। तीनों बेटों को अपनी कंपनी में काम भी दिला देता है। धीरे धीरे उनका जीवन फिर से सामान्य होने लगता है। जब भी उन्हें टापू की याद आती वे अर्जुन के साथ शिप में बैठकर वहां घूमने चले जाते। समुद्र किनारे बैठकर वे अपनी पुरानी मुश्किलें और हंसी मजाक याद करते। कई महीने बाद एक शाम उनके नए घर की रसोई में खुशबू फैली होती है। तीनों बहुएं वही अनोखे पकवान बना रही होती हैं जो वे टापू पर खाया करती थी। नारियल मलाई बाजरा रोल, झींगा पत्ता पोटली, मखाना पानी खीर और समुद्री नमक वाली रोटियां। साथ में शहर के स्वादिष्ट पकवान भी मेज पर रखे होते हैं। याद है, हम कभी ये सब खाकर ही जीते थे। तब तो यही हमारे लिए शाही खाना था, और आज इन्हीं पकवानों में हमारी सबसे प्यारी यादें बसती हैं। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाने लगता है। सबके चेहरे पर मुस्कान होती है, आंखों में हल्की नमी। बाहर हल्की बारिश हो रही होती है। मेज के एक तरफ शहर के शानदार पकवान रखे होते हैं और दूसरी तरफ टापू वाले साधारण लेकिन यादों से भरे अनोखे पकवान। दोनों को देखकर सब मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि अब वे समझ चुके होते हैं कि असली स्वाद खाने में नहीं, साथ रहने में होता है। मोहन जी ने वो लॉकेट और पर्स इतने सालों तक संभाल कर रखा। अगर आप उनकी जगह होते तो क्या आप भी उसे किसी की अमानत समझकर इतने साल अपने पास संभाल कर रखते, या फिर उसे भूल कर फेंक देते?